Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indilocus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MCQs फॉर ग्रुप डी एग्जाम 2026। तो चलिए इस वीडियो में हम अराउंड 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज हु वन इंडियाज फर्स्ट बैडमिंटन मेडल इन द ओलंपिक गेम्स। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज साइना नेहवाल। तो साइना नेहवाल को मिला था ब्रॉन्ज मेडल इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 2012 जो लंदन में हुए थे एंड शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें बैडमिंटन के फील्ड में ओलंपिक में मेडल मिला था। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बैडमिंटन में साइना नेहवाल शी गॉट द ब्रॉन्ज मेडल और इन्हें लंदन ओलंपिक्स 2012 में ये मेडल मिला था। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु इन्हें सिल्वर मेडल मिला था रियो डी जेनेरियो के समर ओलंपिक गेम्स 2016 में। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। ऑल्सो अगर हम बात करें पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु को 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स था यहाँ पे भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखना है एंड शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वेमेन जिन्हें 2 मेडल्स मिले थे ओलंपिक गेम्स में। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर दिस बात यहाँ पे ओलंपिक गेम्स की हुई है, तो ओलंपिक्स के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? मॉडर्न ओलंपिक गेम्स तो 1896 में स्टार्ट हुए थे। ग्रीस की कैपिटल एथेंस में ये स्टार्ट हुए थे। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट कि ओलंपिक्स कौन करवाता है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसका फॉर्मेशन 1894 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? लॉसाने में है, स्विट्जरलैंड, और ये करवाता है ओलंपिक गेम्स को। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए इसके अलावा हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ओलंपिक्स, तो पैरे डे कॉर्बिटन इज नोन एज द फादर ऑफ ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first Indian to win a silver medal in the individual category of para archery world championship in FAB 2022? Correct answer for this question will be option number D, पूजा जतायन। तो पूजा जतायन शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्हें मिला था सिल्वर मेडल इंडिविजुअल कैटेगरी में इन पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें इन्होंने किसे हराया था, सो शी डिफीटेड पैट्रिली विंसेंजा ऑफ इटाली in the Para Archery World Championship 2022। This you need to keep in mind. Also अगर हम बात करें हरविंदर सिंह की, तो हरविंदर सिंह इन्हें मिला था ब्रॉन्ज मेडल। कहाँ पे? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स ऑफ 2020 में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था एंड ही बिकेम इंडियाज फर्स्ट पैरा ओलंपिक प्लेयर जिन्हें आर्चरी में मेडल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया? Correct answer for this question will be option number B, that is Razia Sultan. तो रज़िया सुल्तान शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऑफ दिल्ली सल्तनत। इनका टेन्योर था फ्रॉम 1236 टू 1240 एंड शी वॉज द डॉटर ऑफ शमसुद्दीन इल्तुतमिश एंड इल्तुतमिश वॉज द पर्सन जिसने कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है इसे कंप्लीट करवाया था। और ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती थी? तो स्लेव डायनेस्टी या फिर मामलुक डायनेस्टी या फिर गुलाम डायनेस्टी को ये बिलोंग करती थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली सल्तनत में अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें डायनेस्टीज़ की, तो मामलुक डायनेस्टी या फिर गुलाम डायनेस्टी एंड देन खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड देन लोधी डायनेस्टी। और इन सारे डायनेस्टीज़ के बाद क्या आए थे? मुगल्स। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट फीमेल amputee to climb Mount Everest. Correct answer for this question will be option number B, that is Arunima Sinha. तो अरुणिमा सिन्हा वॉज द फर्स्ट पर्सन एम्प्यूटी, फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। एम्प्यूटी का मतलब होता है अ पर्सन हु हैड लॉस्ट वन ऑफ हर आर्म या फिर लेग बिकॉज ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए अरुणिमा सिन्हा। अगर हम बात करें अरुणिमा सिन्हा की, तो 2011 के ट्रेन एक्सीडेंट में शी लॉस्ट हर लेफ्ट लेग। तो लेफ्ट लेग इनका ये खो चुकी थी। इवन आफ्टर दैट शी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन द ईयर 2013 एंड became the first female of India and also the first lady of the world to climb Mount Everest being an amputee.
ऑल्सो अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट है 8,848 मीटर्स। अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट को 21 मई 2013 में क्लाइम किया था। ऑल्सो इन्होंने एक बुक लिखी थी, बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्हें पद्मश्री भी मिला था 2015 में। ऑल्सो अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, लाइक पूना मलावत शी बिकेम द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 13 ईयर्स। ऑल्सो अगर हम बात करें अंशु जामसेनपा की, तो इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया विद इन 5 डेज। ऑल्सो अगर हम बात करें प्रेमलता अग्रवाल की, तो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने 7 समिट्स, जितने भी 7 समिट हैं वर्ल्ड के, इन सभी को क्लाइम किया। बात यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की हुई है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ सिचुएटेड है? नेपाल में सिचुएटेड है और नेपाल में इसे सागरमथा के नाम से जाना जाता है, सागरमथा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, दैट इज सुश्रुत। तो सुश्रुत को कहा जाता है एज द फादर ऑफ सर्जरी और ये सुश्रुत संहिता के भी ऑथर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपनी बुक में इन्होंने 300 प्लस सर्जिकल ऑपरेशंस या प्रोसीजर्स के बारे में बताया है। ऑल्सो इन्हें कहा जाता है एज द पाइनियर ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी, यानी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी इन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, स्पेशली जो रीनोप्लास्टी होती है इसके बारे में सबसे पहले अपनी बुक में बताया इन द 6th सेंचुरी BCE। ऑल्सो अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लें, लाइक अगर हम बात करें चरक की, तो इन्हें फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। पतंजलि की बात करें तो पतंजलि को कहा जाता है एज द फादर ऑफ योगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और योग सूत्रा नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। देन हिपोक्रेट्स की बात करें तो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन इन्हें कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर इज ऑल्सो नोन एज द वॉल? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राहुल द्रविड़। तो राहुल द्रविड़ को अपनी सॉलिड बैटिंग टेक्निक के लिए द वॉल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1996 से लेकर 2012 तक इंडियन क्रिकेट खेला, इंडियन क्रिकेट के पार्ट रहे, कैप्टन रहे। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द वॉल, द ग्रेट वॉल और द नेमी मिस्टर डिपेंडेबल भी इन्हें कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये हेड कोच भी थे इंडिया के 2024 T20 वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। अदर ऑप्शंस देख लें तो अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो इन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। एंड कपिल देव की बात करें तो इंडिया 1983 में अपना फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतता है एंड कपिल देव इसमें कैप्टन थे। देन कम्स MS धोनी। MS धोनी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु पब्लिश्ड एन आर्टिकल डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर एंड द ओरिजिन ऑफ प्लांट सेल इन 1838? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथियस शीलन। तो शीलन ने प्लांट सेल्स से रिलेटेड थ्योरी को दिया था। अगर आप ऑप्शंस भी अगर एलिमिनेट कर पाते तो दिस आंसर इज वेरी इजी। शील्डन एंड शॉन ने 1839 में सेल थ्योरी को दिया था। ये मैं आपको ऑलरेडी सेल्स वाली वीडियो में बता चुकी थी। ऑल्सो अगर हम अदर ऑप्शंस को देखिए, जैसे कोलिकर की बात करें तो हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो इस फील्ड में इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। विर्चो की बात करें तो विर्चो ने कहा किस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट किया था? इन्होंने दिया था एक थियोरी कि जितने भी जो सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। लाइक अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की भी, तो ह्यूमन बीइंग भी एक सेल, जब 2 सेल्स कंबाइन करते हैं तब ही ह्यूमन बीइंग्स का फॉर्मेशन होता है। तो नए जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को, और ब्राउनियन मोशन को भी दिया था, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, दैट इज आमर सोना बांग्ला, वाज रिटन बाय? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। तो RN टैगोर ने नेशनल एंथम बांग्लादेश का, जिसका नाम है आमर सोना बांग्ला, ये लिखा था।
So this national anthem was adopted by Bangladesh in the year 1971. ये आपको ध्यान में रखना है। और आमर सोना बांग्ला 1905 में लिखा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें जनगण मन की, तो दिस इज ऑल्सो ऑथर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड ही इज द ओनली पर्सन टू हैव रिटन द नेशनल एंथम्स ऑफ टू कंट्रीज। मोर ओवर अगर हम बात करें जनगण मन की, तो इट वॉज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24th of January 1950। इसके अलावा आर एन टैगोर की बात करें तो उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1913 फॉर लिटरेचर, फॉर हिज बुक इन लिटरेचर फॉर हिज बुक गीतांजलि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगर हम ऑप्शंस देख लें, तो सरोजिनी नायडू की बात करें तो उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ऑल्सो शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1925। नेक्स्ट देख लें अगर हम गाजी नजरुल इस्लाम की, तो ही वॉज द नेशनल पोएट ऑफ बांग्लादेश और इन्हें रेबल पोएट के नाम से भी जाना जाता है। तस्लीमा नसरीन की बात करें, तस्लीमा नसरीन सो बांग्लादेश ऑथर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एंड अगर हम बात करें कंटेम्पररी की, तो इनके कंटेम्पररी थे बलबन, जलालुद्दीन खिलजी एंड अलाउद्दीन खिलजी। कंपोजिशंस की बात करें तो खालिक बारी, खुसरोज पहेलियाँ दैट इज पजल्स, मुखरिया एंड श्रृंगारी, दो सुंखे, गज़ल, ख़याल, कव्वाली एंड रुबाई। तो ये इनके फेमस कंपोजिशंस हैं आमिर खुसरो के, ये आपको ध्यान में रखना है। आमिर खुसरो ये एक फेमस सूफ़ी पोएट थे, स्कॉलर थे और म्यूजिशियंस भी थे। ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल थे आमिर खुसरो, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनको क्रेडिट किया जाता है फॉर पॉपुलराइजिंग कव्वाली। तो कव्वाली को फेमस करने के लिए ही इज़ फेमस। तो अदर ऑप्शंस देखें, लता मंगेशकर की बात करें तो उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एंड अदर देन दैट अगर हम बात करें पंडित रविशंकर की, तो सितार के लिए फेमस है पंडित रविशंकर। इन्हें भारत रत्न भी मिला था 1999 में। एंड कालिदास की बात करें तो इन्हें शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेरिटेज साइट ऑफ मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भीमबेटका। तो भीमबेटका इट इज वन ऑफ द हेरिटेज साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। सो ऑप्शन सी इसके लिए सही हो जाएगा। भीमबेटका की बात करें तो रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनकर। ये आपको ध्यान में रखना है। शो की बात करें तो यहाँ पे जो भीमबेटका साइट्स हैं ये दिखाती हैं हंटिंग मेथड्स को विच वर यूज्ड बाय द अर्ली मैन, एनिमल्स एंड कम्युनल रिचुअल्स को शो करती है भीमबेटका की फेमस रॉक पेंटिंग्स। और हम कह सकते हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के लिए भीमबेटका साइट फेमस है। ये पैलियोलिथिक एज की पेंटिंग्स को शो करती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो इसको डिक्लेयर कर दिया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 2003। अदर ऑप्शंस देख लें, हम्पी की बात करें तो हम्पी भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कर्नाटका में सिचुएटेड है और ये कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की। लेपाक्षी की बात करें, लेपाक्षी फेमस है टेम्पल टाउन, एज अ टेम्पल टाउन इन आंध्र प्रदेश। एंड अगर हम बात करें ससरम की, तो ससरम ये बिहार में लोकेटेड है और यहाँ पे टॉम है शेर शाह सूरी का और ये यूनेस्को टेंटेटिव साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the Indian river systems. First है, the major Himalayan rivers are perennial. इधर तक ठीक है कि हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती हैं बिकॉज दे रिसीव वाटर फ्रॉम बोथ रेन एंड मेल्टिंग स्नो। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है।
The next one is the Narmada and Tapi rivers flow into the Bay of Bengal थ्रू मेजर डेल्टाज। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि नर्मदा और तापी रिवर्स कहाँ पे जाती हैं? अरेबियन सी में जाती हैं। सो ये गलत हो जाएगा। द थर्ड वन इज द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। बिल्कुल सही है, इन इंडिया एंड इज ऑल्सो नोन एज होगा यहाँ पे दक्षिण गंगा इसे कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 इन 3 के लिए सही आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा और तापी की बात करें तो अरेबियन सी में जाती हैं। दे ड्रेन इनटू अरेबियन सी एंड दे डू नॉट फॉर्म डेल्टास, इंस्टेड ये एस्टुरीज को फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियांग, तिरप एंड कामेंग आर रिवर्स फाउंड इन द स्टेट ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में ये रिवर्स बहती हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कामेंग रिवर इट इज ऑल्सो नोन एज भराली रिवर इन अरुणाचल प्रदेश और जिया भारली इन असम इसे कहा जाता है। सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें इन तीनों रिवर्स की तो काफ़ी फेमस रिवर्स है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग रिवर की बात करें तो ये इंडियन नेम है यालुंग सांपो का। इंडिया में तिब्बत से इंडिया में आने के बाद इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। और जब सियांग रिवर दिबांग रिवर और लोहित रिवर को ज्वाइन कर लेती है तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से जानी जाती है असम में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। Next question, Raja Parva, also known as Mithun Sankranti, is a dash day long festival of women celebrated in Odisha every year in India. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, दैट इज 3 days। तो राजा परबा जो फेस्टिवल है ये 3 दिन का फेस्टिवल है जो ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। इस टाइम पे बिलीव किया जाता है कि जो अर्थ गॉडेस अर्थ है, मदर अर्थ हैं, वो मैंशुरेट कर रही हैं एंड वेमेन जनरली डोंट वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये आपको ध्यान में रखना है। जनरली इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है फॉर सेलिब्रेटिंग द फर्टिलिटी ऑफ द मदर अर्थ। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ उत्तरायण। तो जो उत्तरायण फेस्टिवल है इस दिन ये कब मनाया जाता है? तो जनरली 14 जनवरी को मनाया जाता है उत्तरायण। और जो उत्तरायण है इसे इंडिया के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये तब मनाया जाता है जब सन अपने कैप्रिकॉर्न साइन में एंटर करता है या फिर मकर साइन में एंटर करता है। तो इस समय पे उत्तरायण के टाइम पे तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सेम उत्तरायण नाम से जो ये 14 जनवरी का जो दिन है इसे सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है एज उत्तरायण। अगर हम बात करें असम की तो असम में इसे माघ बिहू की तरह मनाया जाता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में इसे लोहड़ी की तरह मनाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अदर देन दैट अगर हम बात करें वट पूर्णिमा, तो वट पूर्णिमा बेसिकली हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए मैरिड वेमेन मनाती हैं वट पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा ये डेडिकेटेड होता है टीचर्स को। एंड ओनम फेस्टिवल की बात करें तो ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है और किंग महाबली से ये एसोसिएटेड है। Next question, Mahari dance and Gotipua dance are related to which of the following states? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, दैट इज ओडिशा। तो ओडिशा से एसोसिएटेड है महारी डांस एंड गोतीपुआ डांस। ये आपको ध्यान में रखना है। गोतीपुआ डांस बेसिकली परफॉर्म किया जाता है यंग बॉयज ड्रेस्ड एज गर्ल्स और गोतीपुआ इट इज कंसिडर्ड एज द प्रीकसर ऑफ ओडिशी डांस, इसे कंसिडर किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली देवदासीज भी इस डांस को परफॉर्म करती है। जो महारी डांस है ये देवदासीज परफॉर्म करती हैं कहाँ पे? जगन्नाथ टेम्पल में। और गोतीपुआ डांस में क्या होता है, जो यंग बॉयज होते हैं वो गर्ल्स की तरह ड्रेस करके डांस परफॉर्म करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। And that is which dance is performed by the women of Maharashtra? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लावनी डांस। तो लावनी डांस इट इज़ द फोक डांस ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और इसमें कंपनी करते हैं ढोलकी को, ढोलकी और ड्रम को यूज़ किया जाता है और ये लावनी डांस को परफॉर्म किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। घूमर डांस की बात करें तो राजस्थान में इसे मनाया मतलब परफॉर्म करते हैं। एंड लावनी महाराष्ट्र। बिहू की बात करें तो असम में इसे परफॉर्म करते हैं। एंड भांगड़ा ये पंजाब में परफॉर्म किया जाता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। द फर्स्ट वन इज साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस। इतना स्टेटमेंट करेक्ट है। इवन दो सॉलिड्स हैव मच हायर डेंसिटी देन गैसेस। ये भी बिल्कुल सही है कि सॉलिड्स सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स की जो स्पेसिंग होती है सबसे कम होती है। फिर लिक्विड्स होते हैं एंड देन गैसेस होती हैं अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये तो बिल्कुल सही है कि जो साउंड है वो सॉलिड्स में ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल कर पाती है देन गेसेस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन सही है। रीजन देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द रूट स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी एंड इन्वर्सली ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये भी बिल्कुल सही है। जो हमारा जो वेलोसिटी होती है, स्पीड की जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलास्टिसिटी अपॉन रो यानी डेंसिटी। तो ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी एंड द इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड इज वास्टली ग्रेटर देन दैट ऑफ गैसेस। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है ये यंग्स मॉडुलस है जो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जो सॉलिड्स में जो यंग्स मॉडुलस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है देन गैसेस। देयरफॉर जो वेलोसिटी होती है सॉलिड्स की वो ज़्यादा होती है गैसेस से। और अगर हम बात करें कि साउंड की स्पीड क्या होती है एयर में, सो इट इज़ 343 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ऑप्शन ए इसके लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल्स हेल्प इन द मॉडिफाइंग ऑफ द कर्वेचर ऑफ आईलेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीलियरी मसल्स। तो हमारी आईज में सीलियरी मसल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन डी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। जो इरिस होता है, इरिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर आई और ये इट इज़ बेसिकली द साइज ऑफ द प्यूपिल। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलियरी मसल्स की तो ये बेसिकली फोकस करने में हेल्प करती हैं नियर या फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स में। और सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये नियर विजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं और थिन हो जाती हैं फॉर डिस्टेंट विजन। तो ये बेसिक सी बातें हैं रिलेटेड टू द सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट कम्स स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती हैं जैसे स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन्स में हमारी पाई जाती हैं स्मूथ मसल्स। हार्ट मसल्स को कार्डिक मसल्स कहते हैं और ये हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट कम्स ग्लैंडुलर मसल्स। तो ग्लैंडुलर मसल्स नाम की कोई मसल्स होती नहीं है बॉडी में, जबकि ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में जो ग्लैंड्स में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच 5 ईयर प्लान वॉज जवाहर रोजगार योजना स्टार्टेड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी दैट इज 7 5 ईयर प्लान। तो 7 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार जो ये योजना है ये स्टार्ट हुई थी। 7 5 ईयर प्लान का ड्यूरेशन 1985 से 1990 था और जो जवाहर रोजगार योजना है ये 1 अप्रैल 1989 में आई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही आंसर हो जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार को जनरेट करना इन द रूरल एरियाज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की लाइक 4th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसने बेसिकली फोकस किया था सेल्फ रिलायंस में और ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। 6th 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसने बेसिकली गरीबी हटाओ या फिर पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर फोकस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 ईयर प्लान वॉज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च्ड बाय डीपी धर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए दैट इज 5th 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान इसको डीपी धर ने प्लान किया था और लॉन्च किया था। सो ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आगे इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करें तो जो 5th 5 ईयर प्लान था इसे डीपी धर ने ही प्रिपेयर किया था और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था सेल्फ रिलायंस एंड गरीबी हटाओ। तो जो 6th 5 ईयर प्लान था उसका उसका पॉवर्टी एलिवेशन था। पॉवर्टी एलिवेशन के साथ साथ हमने डिस्कस किया था 6th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टेक्नोलॉजी। जबकि जो हमारा 5th 5 ईयर प्लान था इसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड सेल्फ रिलायंस यानी कि गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस यानी कि खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बनाना कंट्री को। इसके अलावा 5th 5 ईयर प्लान में 20 पॉइंट प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था 1975 में।
लेकिन जो ये प्लान है ये जल्दी टर्मिनेट कर दिया था जनता गवर्नमेंट ने इन द ईयर 1978। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू द फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज the position of the king was hereditary and the empire was divided into provinces जिनको भुक्तीस कहा जाता था which were governed by officials called as uparikas। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट वन की तो गुप्ता पीरियड के टाइम की ये बात हो रही है कि गुप्ताज में क्या होता था कि जो पोजीशन है किंग की वो हेरिडिटरी होती थी, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती थी। राजा का बेटा ही राजा बनेगा काइंड ऑफ। और यहाँ पे जो प्रोविंसेस थे इन्हें भुक्तीस कहा जाता था और इनको गवर्न करते थे उपारिकास। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। The next statement is the Chinese traveler Hyun Sang visited India during the reign of Chandragupta II and left detailed account of the socio-economic condition. So this statement is wrong क्योंकि हमने देखा था, मैंने आपको काफ़ी बार क्वेश्चंस में बताया है कि हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यून सांग आया था। एच से हर्षवर्धन, एच से ह्यून सांग। जबकि अगर हम बात करें चंद्रगुप्त सेकंड तो इसके टाइम पे कौन आया था? फाई यान आया था इसके टाइम पे। फाई यान केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम देख लें सो दैट इज हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स अंडर गुप्तास such as military commanders and judicial officers were generally referred to as कुमार मतियाज। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि गुप्तास के टाइम पे जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे इनको कुमार मतियास के नाम से जाना जाता था और ये जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री और जुडिशियल पोजीशंस को होल्ड करते थे। तो इसके लिए हो जाएगा कि ऑप्शन वन और ऑप्शन थ्री करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं जबकि ऑप्शन टू गलत है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात यहाँ पे हमने की थी गुप्ता एम्पायर की। गुप्ता एम्पायर के फाउंडर थे श्री गुप्ता और ग्रेटेस्ट रूलर थे समुद्रगुप्त। आपको ध्यान में रखना है इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। गुप्ता एम्पायर के टाइम को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। और फाइयान आया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड। इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र में सिचुएटेड थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध फ्रॉम हरियंक डायनेस्टी वाज। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए दैट इज बिंबिसार। तो बिंबिसार मगध डायनेस्टी, मगध में काफ़ी डायनेस्टीज आई लाइक हरियंक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नन डायनेस्टी। तो जो हरियंक डायनेस्टी थी इसके फाउंडर थे बिंबिसार, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें मगध एम्पायर की तो हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार थे। शिशुनाग डायनेस्टी आई जिसके फाउंडर खुद शिशुनाग ही थे। एंड देन अगर हम बात करें नंदा डायनेस्टी तो नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मानंद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिंबिसार फर्स्ट रूलर थे हरियंक डायनेस्टी के। एंड लास्ट रूलर की बात करें तो नाग दशक वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिस हरियंक डायनेस्टी। अगर हम बात करें बिंबिसार की तो बिंबिसार ने क्या किया था, अपनी कैपिटल राजगीर में बनाई थी। राजगीर वॉज हिज कैपिटल, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिंबिसार। और इसके अलावा जो बिंबिसार है इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया था बाय अनेक्सिंग अंगा को अनेक्स करा था। इसके अलावा ही वॉज कंटेम्पररी टू गौतम बुद्धा एंड महावीरा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिंबिसार वॉज कंटेम्पररी टू बोथ ऑफ दीज ग्रेट पर्सन्स गौतम बुद्धा एंड महावीरा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर ऑप्शंस देखें तो अशोका ही बिलोंग्ड टू मौर्य डायनेस्टी, कलिंगा वॉर के लिए फेमस है। प्रसेनजीत की बात करें तो ये कौशल के किंग थे, कौशला डायनेस्टी। एंड ही वाज आल्सो कंटेम्पोररी टू बुद्धा। अजात शत्रु की बात करें सो ही वाज द सन ऑफ बिंबिसार। और लेकिन इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र में शिफ्ट करी थी, ये इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु की कैपिटल पाटलिपुत्र में थी। संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी?
करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन्स कम्युनिटी। तो जैनिज्म में बेसिकली एक टर्म है संथारा, जिसे सलेखना के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा रिलीजियस रिचुअल है जहाँ पे फास्ट किया जाता है, यानी व्रत किया जाता है टिल डेथ, अंटिल डेथ फास्ट किया जाता है, और इसे प्रैक्टिस किया जाता है टू अटेन द स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन एंड डिटैचमेंट फ्रॉम द अर्थ और फ्रॉम द पीपल। सो ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। संथारा बेसिकली जो श्वेतांबर सेक्ट है जैनिज्म का, ये परफॉर्म करते हैं, एंड सलेखना दिगंबर जैन्स परफॉर्म करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रवि कीर्ति वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ विच चालुक्य रूलर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अदर ऑप्शंस को देखें, भीम सेकंड की बात करें तो ये ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। एंड कीर्तिवर्मन की बात करें, कीर्तिवर्मन सेकंड, ही वॉज ऑल्सो द लास्ट रूलर ऑफ द बदामी चालुक्य डायनेस्टी। एंड विक्रमादित्य सेकंड की बात करें, सो चालुक्य रूलर थे जिन्होंने पल्लवास को हराया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड ही ऑल्सो कैप्चर्ड कांचीपुरम। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति। ही वॉज द फोर्थ चालुक्य रूलर, और ही वॉज द फोर्थ रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी। इनको जो टाइटल मिला था वो मिला था सत्य श्रेया पृथ्वी वल्लभ महाराज। तो ये टाइटल था इनका, सत्य श्रेया पृथ्वी वल्लभ महाराज। एंड इंफॉर्मेशन है इनकी ऐहोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस में। तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन का किससे एसोसिएटेड है? चालुक्य से एसोसिएटेड है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।